पूज्य प्राज्ञ प्रवर्तक मुनि श्री पन्नालाल जी महाराज साहब के साधना स्थली, पावन स्थली, एक प्रकार से जहाँ वो चिर निद्रा के अंदर समाधिस्थ है, उनके पावन आशीर्वाद से संचालित श्री प्राज्ञ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट श्री विजयनगर और उसके अंतर्गत चलने वाले प्राज्ञ महाविद्यालय, प्राज्ञ पब्लिक स्कूल, प्राज्ञ इंटरनेशनल स्कूल और अलग अलग शाखाओं से सम्मिलित आज के इस कार्यक्रम के समस्त आयोजक और विशेष करके इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष मान्यवर नवल किशोर जी बापना, चपलोत जी व प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारीगण, विशेष करके गुरुदेव पन्नालाल जी के आशीर्वाद से इस संस्थान का संचालन करने वाले समस्त जैन समाज के बंधु भगिनी, इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अभिभावक, प्रबुद्धजन, माता भगिनी व इस विद्यालय के आचार्याएं व भैया बहनों, आज का ये जो कार्यक्रम है इसका कारण और नाम क्या है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ना तो ये वार्षिकोत्सव एनुअल फंक्शन है और ना ही कोई किसी एक इवेंट्स को लेकर के आयोजन हुआ है। पिछले 2-3 महीने से निरंतर मेरे पास में और समाचार आ रहे थे, लेकिन किसी कारणवश, हालांकि कोई विशेष कारण होता नहीं, मैं संघ का प्रचारक हूँ, जैसा अभी आप जो बच्चों ने गीत प्रस्तुत किया वैसा हमारा चलता रहता है। इसलिए आपके आग्रह पर और इतना देरी से आना उसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। हमारे कार्यक्रम वगैरह ये सब बनते रहते हैं, ये सब योग संयोग होता है। तो यहाँ से भी संस्था के द्वारा, संघ के द्वारा और फिर पाली के हमारे अनिल जी वगैरह और जुड़ गए, तो फिर ये जो ग्रीष्मकाल चलता है इसमें संघ के वर्ग लगते हैं, तो हम सप्ताह भर बाद में बहुत ज़्यादा व्यस्त होने वाले हैं। 20-25 दिन हमारा एक ही काम चलता है, स्वयंसेवकों के, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का। इसलिए हम बाकी किसी कार्यक्रम में नहीं जाते। तब ये आज का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ, आप सबके दर्शन हुए, इतने सारे महानुभाव, अभिभावकगण, और एक विषय लेकर के और कुछ चर्चा मुझे करने का आप सबके समक्ष आग्रह किया। लेकिन आप यहाँ जितने भी विराजमान हैं इस संस्थान को जानते हैं, संपूर्ण इंस्टीट्यूट को जानते हैं, और जहाँ जहाँ अपने बालक अध्ययनरत रहे भैया बहन, तो शिक्षा के साथ में चाहे संस्कार की बात होगी, नैतिकता की बात होगी, वास्तव में जो एक नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बारे में जो बात चलती है, तो हम लोग चूँकि विद्या भारती के विद्यालयों में पर्याप्त जाते हैं, क्योंकि उसमें भी अपने स्वयंसेवक आप सब की तरह काम करते हैं, तो विद्या भारती के विद्यालयों में NEP जैसा ही पाठ्यक्रम रहता है। लेकिन आज जो मैंने प्रस्तुतियाँ देखी मंच के ऊपर, इन सबको ऐसा देख करके लगा कि आप पहले से ही NEP 2020 को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। पाठ्यक्रम के रूप में कुछ उसके अंदर होना चाहिए,
तो उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकेगा। लेकिन जितने उत्कृष्ट कार्यक्रम हुए वो शिक्षा के साथ में, जिसको बौद्धिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास कहते हैं, वो इन कार्यक्रमों के माध्यम से ये सारा प्रकट हुआ। सामान्यतया शिक्षा, इसको लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं, को एजुकेशन को। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार भैया बहनों ने मिलकर के शारीरिक सौष्ठव के ये कार्यक्रम मलखंब के रूप में उसका प्रदर्शन किया है, तो ये एक धारणा और समाप्त करता है ये विद्यालय कि ये समाज पुरुष प्रधान है और स्त्री सशक्तिकरण के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भैया और बहन दोनों का समान विकास है और दोनों को देखने की एक समग्र दृष्टि है। ये भी नई जो शिक्षा नीति आ रही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसका भी एक हिस्सा और पार्ट बनता है। बहुत पहले मैंने एक कथा पढ़ी थी, हम सब ने स्वामी विवेकानंद जी की और एक शिष्या मार्गरेट नाम से थी जो बाद में भगिनी निवेदिता बन गई, उनके बारे में सुना होगा। तो भगिनी निवेदिता को उस समय अंग्रेजों का साम्राज्य था अपने देश के अंदर, तो नागपुर के अंदर एक आयोजन में बुलाया गया, तो उनके सामने क्रिकेट मैच का प्रदर्शन हुआ। बाद में जब उन्होंने भाषण किया तो उन्होंने कहा कि मैं भोसलों की राजधानी में, भोसले वहाँ के राजा हुआ करते थे, और आई हूँ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का और महाराष्ट्र है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में कितने उन्होंने अखाड़े उस समय प्रारंभ किए थे। इसलिए आप आज भी जब देखेंगे, पुणे है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर, और इस प्रकार मलखंब है और शारीरिक सौष्ठव के अनेक कार्यक्रम हैं, अखाड़े हैं, इनका एक बहुत प्रभाव आज भी चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने ये बंदरों की नकल की तरह इस प्रकार का आपने आयोजन किया, इसमें मुझे कहीं भारत नहीं दिखा, इस अपेक्षा से मैं यहाँ नहीं आई थी। और इसलिए अगले दिन उनको पुनः बुलाया गया और उनके सामने मलखंब का प्रदर्शन किया गया, और उस मलखंब को देख करके उन्होंने कहा कि आज ऐसा मुझे लगा कि मुझे भारत दिख रहा है। भारत की युवा पीढ़ी को एक दिशा देने वाला एक आयोजन आप सबने रखा, और इसलिए प्राज्ञ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, इसके समस्त जो पदाधिकारी है और जितने भी संस्थाएं यहाँ पर विद्यालय महाविद्यालय है, आप सबको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि ये जो आपने प्रभाव प्रारंभ किया है, कृपया इसको रोके नहीं और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि कभी और शासकीय और निजी विद्यालय जो अन्य यहाँ पर चलते हैं, उनके भी ऐसे प्रतिभावान कुछ छात्र और कुछ उनके जो फैकल्टी जो होते हैं, टीचर्स इत्यादि, उनके सामने भी प्रदर्शन करना चाहिए और एक मैसेज जाना चाहिए। क्योंकि अभी जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो ये विजयनगर है, और ये विजयनगर पिछले दिनों में बड़ा चर्चित रहा है। वो कोई प्रसिद्धि नहीं थी हमारी, प्रशंसा करने लायक हमारा विषय नहीं था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि समाज के अंदर जो एक सेल्फनेस जो विकसित हुई है, मैं, मेरा परिवार, इससे भी आगे बढ़कर केवल मैं, और इसलिए हमारा ध्यान ही नहीं रहता परिवार में क्या चल रहा है, बच्चों में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, विद्यालयों में क्या चल रहा है, क्योंकि हम इतने व्यस्त हो गए किसमें, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 करने में। तो ये जो घटना एक बड़ी सबक है, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस विजयनगर के इतने बड़े संस्थान के अंदर 4500 की संख्या के अंदर जहाँ छात्र छात्राएं भैया बहन पढ़ते हैं, और वहाँ पर सेल्फ डिफेंस को लेकर के इतना सब कुछ यदि बताया जाता है, तो आखिर हम कहाँ मार खा गए। इसके बारे में विचार होना चाहिए, इसके बारे में चिंतन होना चाहिए। किसी को भी दोष देने से कभी समाधान नहीं होता, और इसलिए ये सावधान करने वाला समय था।
कि हम जित आत्मविस्मृति में, आत्माभिमान में और एक प्रकार से जो डूबे रहते हैं, और जहां हमको ध्यान देना चाहिए वहां नहीं दे पाते हैं, तो ये समाज के लिए बड़ा सबक है। तो जहां पर इतने अच्छे होनहार छात्र छात्राएं हैं, जब इस प्रकार के आयोजन कर सकते हैं, तो ये केवल मंचीय कार्यक्रम नहीं है। इसलिए प्राज्ञ पब्लिक स्कूल, जिसमें इसका बड़ा योगदान है, या महाविद्यालय के भी हो सकते हैं, तो ऐसी सामान्य दिनों में भी सेल्फ डिफेंस की, विशेष करके अपने परिवार की युवतियों के अंदर इन सब कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, कोई आंख टेढ़ी नज़र से सामने देख सकेगा। तो ये एक प्रेरणा देने वाला संस्थान है, जिसने हमको एक सबका मार्गदर्शन दिया। एक अनायास मेरे मन में आया, इसलिए मैंने इस घटना को जोड़ दिया। लेकिन हम सब जो लोग हैं वो प्राचीन भारत के निवासी हैं। हमारे देश का एक गौरव, एक वैभव, एक समृद्धि, एक बड़ा इतिहास है। संपूर्ण विश्व के अंदर भारत अपने अलग प्रकार की परंपराओं से जाना जाता है, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत की ज्ञान परंपरा कहा है। भारत के अंदर रहने वाले सब प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, अनेक प्रकार की जो परंपराएं, जिनका जन्म भारत की धरती पर हुआ है, जो बाहर से आई है उनको दो को छोड़ दीजिए, शेष सबका जन्म है वो भारत में हुआ है। तो भारत में जन्मी हुई भारत की परंपराएं जितनी भी है, उन सब में भारतीय ज्ञान परंपरा एक प्रकार की है। विश्व गुरु भारत की जब बात आती है तो कई बार ये अतिशोक्तिपूर्ण लगता है, अतिरंजित लगता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। और कई बार, चूंकि मैं तो संघ का प्रचारक हूँ, तो लोगों के मन में ये आता है कि संघ वालों ने नई थ्योरी एक विकसित कर दी। तो भारत की समृद्धि के बारे में जब हम बोलते हैं कि हमारा प्राचीन विज्ञान कैसा था, प्राचीन हमारी कला क्या थी, संस्कृति क्या थी, इसको लेकर के जब विचार करते हैं, तो ये केवल मनगढ़ंत कपोल कल्पित बातें नहीं हैं। तो उसमें हम जब जाएंगे, तो जो हम लोगों ने थ्योरी दी है, चलो वो तो एक ठप्पा लग जाता है, लेकिन जो हमारे साथ नहीं थे या हमसे पहले से जो बोलते आए, उनका क्या है। तो मैं कई बार उदाहरण देता हूँ विद्यार्थियों के बीच में, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो गीत किसको नहीं आता, वो सबको आता है। तो इस गीत की रचना करने वाला कोई आरएसएस का व्यक्ति नहीं था। एक फिल्म के अंदर एक और गीत है, जीरो दिया मेरे भारत ने, उसको बहुत गहराई से सुनिए। इतना पुराना गीत है, लिखने वाला कोई भी इस प्रकार का हिंदू की बात करने वाला व्यक्ति नहीं था। ये समाज में सामान्य व्यवहार था, सामान्य आचरण था, सामान्य परंपराएं थी, जो जन जन इसको जानते थे, और विद्वान लोग उनके बीच में इन सब विषयों की चर्चा होती थी। एक लंबी कहानी, उसमें नहीं जाऊंगा, इतना समय भी नहीं है। विचार जरूर करना चाहिए कि क्यों ऐसी परिस्थिति आई। विदेशी हमलावरों ने, लुटेरों ने, आतंकियों ने जो अत्याचार इस धरती के ऊपर किए, जो लूटपाट इस धरती के साथ की, क्या आज भी ये समाज उससे सबक लेगा या नहीं लेगा। तो आज हमको ये विचार करना पड़ेगा, क्या निश्चित रूप से हम दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ थे, ज्ञानवान थे, ताकतवर थे, समृद्धशाली थे, और इसलिए जितने भी बाहर के जो लोग हैं, चाहे वो कबीलों के रूप में आए, लुटेरों के रूप में आए, उन्होंने हमारे मंदिर, मठ, धर्म संस्थानों को समाप्त किया, हमारे विश्वविद्यालयों को जलाया। ये एक अलग प्रकार की द्वेष कि उनके मन की एक भावना होगी। लेकिन इतने आघात सहने के बाद में जब 15 अगस्त 1947 को हम स्वाधीन हुए, तो उसका भी अमृत महोत्सव मना लिया, यानी 75वां वर्ष। वो भी 3 साल पहले हो गया। और इस 75वें वर्ष में एक बात की घोषणा की कि 25 साल बाद, यानी 2047 का भारत कैसा होगा, भारत की स्वाधीनता के 100वां वर्ष कैसा होगा। उसको कहा ये अमृत काल का समय है।
25 वर्ष भारत का भविष्य निर्माण करने के लिए, भारत को वैभवशाली बनाने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत की जो इमेज है संपूर्ण विश्व भर के अंदर और एक सबको साथ लेकर के चलने वाला जो हमारा एक मूल तत्व है, वो संपूर्ण विश्व को देना, दुनिया पुनः एक बार स्वतः भारत की ओर आकर्षित हो कि भारत विश्व का नेतृत्व करे, भारत विश्व का मार्गदर्शन करे। भारत विश्व का नेतृत्व करेगा तो कभी हमला नहीं करेगा, भारत कभी विश्व का नेतृत्व करेगा तो जाकर के किसी को दबाएगा नहीं। पहले का भी इतिहास के अंदर है, हमारे यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट गए होंगे, संत महात्मा गए होंगे, ऋषि मुनि गए होंगे, अपने अध्यात्म के संदेश को लेकर के गए। उस विश्व के दूसरे धर्मों के सब धर्मावलंबियों ने आगे बढ़ कर के हमारा स्वागत किया, सत्कार किया। तब वो हमारा एक श्लोक बना, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवा। कभी हमने अपनी बात दुनिया पर थोपी नहीं, जिसको जो अच्छा लगा वो उस रास्ते से जाए। इसलिए आज यदि भारत को कोई कहता है कि यहाँ पर सहिष्णुता नहीं है, भारत को यदि कोई मानव धर्म का संदेश देना चाहता है तो ये सब गलत बात है, ये ढोंग है, ये दिखावा है। ये वो पथ भ्रमित लोगों का इस प्रकार की बातें हैं। क्यों? चाहे हम कहेंगे अहिंसा परमो धर्म, चाहे हम बोलेंगे जियो और जीने दो, चाहे हम गुरुमुखी में एक सर्वदा भला बोलेंगे, चाहे हम सत्य की, करुणा की, अहिंसा की बात करेंगे या सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र देंगे, ये भारत की एक मूल आत्मा है, एक ही तत्व है। परंपराएं अलग हुई होगी, संत महात्मा मुनि अलग हुए होंगे, किसी ने पंथ कहा, किसी ने धर्म कहा। भारत में सबको समग्र दृष्टि से देखा गया, सबका सम्मान किया गया, लेकिन अंत में जाकर के जब हम चर्चा करते हैं तो उसकी मूल तत्व है एक ही होता है। कहीं झगड़ा नहीं है, कहीं विरोध नहीं है, कहीं एक दूसरे को पछाड़ने की कभी मानसिकता नहीं रही। ऐसे श्रेष्ठ पूर्वजों की संतति हम सब लोग हैं। और इसलिए मैंने कहा कि जब हम अमृत काल के अंदर जी रहे हैं और एक बड़ा लक्ष्य और बड़ा स्वप्न भारत के सामने है, तो उस समय भारत के जन जन का ये दायित्व बनता है। क्यों बनता है? तो हमारे यहाँ पर एक कविता की पंक्ति है, केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। अभी 75 वर्षों में, 78 वर्षों में हमारी एक मानसिकता क्या बन गई? हमारा दायित्व एक ही है, वोट देने जाना, वो भी आधे जाते आधे नहीं जाते। उसके बाद में हम सब राजनेताओं पर डाल देते हैं, सब शासन के ऊपर डाल देते हैं। ये हमारे समाज में कभी भी नहीं था। हमारे यहाँ शिक्षा भी शासन नहीं देता था, समाज देता था। जैसे ये प्राज्ञ शिक्षण संस्थान चलता है, आज हम सब कुछ शासन के ऊपर निर्भर हो गए। इसका इतना बड़ा स्कैंडल हो गया और हम पुलिस के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई अपने घर को संभालो ना, कितने लोगों के साथ में सिक्योरिटी भेजी जाएगी? ये घटना घटित क्यों हुई? क्यों? क्योंकि समाज शासन पर आधारित हो गया है। हर काम हमको लगता है कि सरकार करे, शासन करे, प्रशासन करे। ये कब करते हैं? ये तभी करते हैं जब समाज सावधान होता है, समाज सतर्क होता है, समाज संगठित होता है, समाज अपने जीवन मूल्यों को लेकर के चलता है, समाज अपने वर्तमान को सही दिशा देता है, सही दृष्टि देता है, जीवन का कोई विजन होता है, कोई टारगेट होता है, कोई गोल होता है। आज उसकी चर्चा होती है क्या? बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ पर शिक्षा के साथ में इन बातों की चर्चा होती है। और इसलिए NEP 2020 की जब बात आती है तो इसका सारा ड्राफ्टिंग किसने किया है? अभी तक देश के अंदर 3 वर्ष हो गए, 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा होती है, लेकिन उसको किसी ने पढ़ा है क्या? उसका अध्ययन किया है क्या? उसके पाठ्यक्रम के बारे में गए हैं क्या? उसका पाठ्यक्रम यदि बना भी लिया तो क्रियान्वयन कैसे होगा, उसके बारे में गए हैं क्या? तो नहीं होता। और इसलिए हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंजन
देश के इतने बड़े वैज्ञानिक, और उन्होंने कोई 3-4 वर्ष तक गांव-गांव भारत की मूल आत्मा को झकझोरा है, लोगों के सामने प्रश्न किए हैं, उत्तर ढूंढे हैं, समाधान उनको कुछ ध्यान में आए। इतनी मेहनत करके और वर्ष भर तक पूरा सार्वजनिक रूप से पब्लिक के सामने हो रहा है, जो आपको सुझाव देना इसके अंदर दीजिए। ये ऑनलाइन ओपन था सारा। उसके बाद में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बन करके आई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने महत्वपूर्ण, यदि हम हमने उसको और एक प्रकार से अनुसरण नहीं किया, उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया, उसको इस रूप में यदि अपने शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा के साथ नहीं लाए, तो ये कल्पना मत करना कि फिर कोई कस्तूरी रंजन इतनी मेहनत करेगा। इसलिए जब देश इस मोड़ पर खड़ा है, कभी 1986 के अंदर 10+2 आया था, अब जो आई है वो क्या है, 5+3+3+4 5-3-3-4, ये इस प्रकार का एक फॉर्मूला दिया है। और उसके अंदर जितने प्रकार आजकल जो नए उपक्रम चलते हैं, नर्सरी है, बिना बस्ते के शिक्षा का विषय होगा, तो इन सबको जोड़ते हुए और ये सारा विषय आया है। और उसमें सबसे प्रमुख बात है कि शिक्षा यानी केवल तोता रंटर नहीं है। तोते को याद दिलाते हैं, बोल मिट्टू राम राम, वो बोलता, उसको क्या पता राम राम क्या होता है, उसको किसी ने रटा दिया तो रट लिया। आज अपनी शिक्षा का ये हाल है। उसके अंदर संस्कार की जब बात आती है तो पूरी की पूरी अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारत के अपने महापुरुष है। जब एक तरफ हम दावा करते हैं कि संपूर्ण विश्व को कभी ज्ञान का प्रकाश इस धरती से मिला था, और दूर क्यों जाते हैं, जब ऐसे श्रेष्ठ पूज्य पन्नालाल जी महाराज साहब जैसे कोई एक हुए हैं क्या? गांव-गांव के अंदर इस प्रकार के श्रेष्ठ महापुरुष मिलेंगे। उन्होंने जो प्रवचन किए, उन्होंने जो आचरण किया, उन्होंने जो व्यवहार किया, आज वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है क्या? तो नहीं है। प्राज्ञ संस्था में हो सकता है, क्योंकि वो आप एक संस्थान यहाँ चलाते हैं और कोई दूर उसकी शाखाएं हो सकती है, लेकिन ये सभी विद्यालय जो विजयनगर में चलते हैं उन सब में क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर ये जो समग्र इस प्रकार का आया है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबको एक दृष्टि, समता का भाव, एक जैसी शिक्षा, ये सब आया है। एक हमारी पुरानी कविता है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। आज हमारा निर्माण कौन सी दिशा में जा रहा है? तो आज निर्माण केवल एक और आर्थिक पक्ष को ध्यान में रख करके हम सब काम करते हैं। तो एक आग्रह किया गया है कि इससे समाज बाहर निकले, शिक्षण संस्थाएं बाहर निकले, और जो नैतिक मुख्य आधार बनता है कि हम इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना चाहते हैं जिसमें इस प्रकार की युवा पीढ़ी विकसित हो, जिसको आज की प्रचलित भाषा में कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट केवल एक कैंप करने से आता है क्या? 7 दिन के एक कैंप पे जाइए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का शिविर है।